आज दोस्तों, आज मैं बड़े ही मजेदार टॉपिक की बात करने वाला हूं और वो दोस्तों उस चैप्टर का नाम है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन 12th के अंदर एनसीईआरटी के अंदर ये चैप्टर है दोस्तों। ये नीट के अंदर भी एग्जाम में इसमें क्वेश्चन आते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि बोर्ड के अंदर भी इसमें से क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। लेकिन दिक्कत ये आती है कि अपन इस चैप्टर को रटते हैं, इसलिए अपन इस चैप्टर को बिल्कुल भूल जाते हैं और क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसके अंदर अपन को बहुत सारी गलतियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए दोस्तों मैं आज 1 घंटे के अंदर इन 1 आवर पूरा इवोल्यूशन बता दूंगा, जहां से पूरे क्वेश्चन तुम्हारे क्लियर हो जाएंगे। हर चीज कंसेप्टिव है, इसलिए दोस्तों हर चीज को समझना है, कोई भी चीज रटनी नहीं है, पूरी तरह से मेरे साथ हो जाना है। मैं एक एक चीज जो बता रहा हूं दिमाग के अंदर पूरी पिक्चर बनाते चलना है, क्योंकि इवोल्यूशन ये अपनी हिस्ट्री है और अपनी हिस्ट्री को अपने को पढ़ने में मजा आना चाहिए। ओके डियर, तो अब मैं शुरू कर रहा हूं। सबसे पहले अपन बात पूछे साहब इवोल्यूशन जो होता है वो होता क्या। पहले इवोल्यूशन के बारे में कुछ बातें बताओ। अपन ये कहेंगे साहब बात ये है कि अपन कैसे बने, प्लांट में एंजियोस्पर्म कैसे बने और एनिमल्स के अंदर ह्यूमन बींग्स कैसे बने। ये सबसे डेवलप्ड एनिमल्स या ऑर्गेनिजम्स हैं। सबसे डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उसके अंदर अपन कहेंगे साहब ये प्लांट्स के अंदर तो एंजियोस्पर्म्स हैं और एनिमल्स के अंदर ह्यूमन बींग्स हैं। तो अपन आज तक बने कैसे? ऐसा तो हुआ नहीं कि सबसे पहले भगवान ने एक मेल और फीमेल को इस अर्थ पे अपलोड कर दिया हो, ऐसा तो हुआ नहीं। तो शुरू से लेके आज तक अपन डेवलप कैसे हुए, इस पूरी हिस्ट्री को अपन दोस्तों इवोल्यूशन के अंदर पढ़ते हैं। तो ये अब बात ये है कि साहब इवोल्यूशन जो है वो एक कंटिन्यूस, ऐसा तो हुआ नहीं एक सडन हो गया और अपन बन गए, ऐसा तो नहीं हुआ। कई साल, कई करोड़ों लाखों साल लगे जिसकी वजह से अपन बने। इसका मतलब ये हो गया कि कई लंबे सालों के अंदर ये धीरे धीरे चेंज होता गया और इस चेंज की वजह से आज अपन एनिमल्स के अंदर और एंजियोस्पर्म्स दोस्तों प्लांट्स के अंदर बने। इसका मतलब ये हो गया कि अगर तुम्हें डेफिनेशन पूछे कि व्हाट इज इवोल्यूशन, अपन ये कहेंगे साहब इट इज स्लो ग्रेजुअल चेंज। दोस्तों आगे बात समझ में, तुम्हें ये पूछे कि साहब इवोल्यूशन क्या होता है, ये एक स्लो ग्रेजुअल चेंज है। लाखों करोड़ों सालों से ये चेंज चलता आ रहा है और ये चेंज होते होते आज ये डेवलप्ड एनिमल्स बने हैं और डेवलप्ड प्लांट्स बने हैं। इसी को दोस्तों इवोल्यूशन बोलते हैं। इवोल्यूशन है क्या? तो अपन ये कहेंगे स्लो ग्रेजुअल चेंज। इवोल्यूशन वर्ड दोस्तों किसने दिया? तो एक साइंटिस्ट था, इसका नाम था हर्बर्ट स्पेंसर। इस हर्बर्ट स्पेंसर नामक साइंटिस्ट ने यह वर्ड दिया था इवोल्यूशन। अब क्वेश्चन यह पूछ ले कि वो बायोलॉजी की ब्रांच जिसमें इवोल्यूशन की स्टडी की जाती है या वो बायोलॉजी की ब्रांच जिसमें लाइफ की डिफरेंट फॉर्म्स की स्टडी की जाती है। भाई शुरू में जैसे लाइफ बनी थी उसमें पढ़ गए सिंगल सेल बनी होगी, सिंगल सेल से मल्टी सेलुलर, फिर टिश्यू वाले, फिर ऑर्गन्स वाले, फिर ऑर्गन सिस्टम वाले, होते होते ऑर्गन सिस्टम फिर डेवलप होते गए और होते होते आज अपने जैसे एनिमल्स बन गए। इसका मतलब ये लाइफ की अलग अलग फॉर्म्स थी। इन लाइफ्स की अलग अलग फॉर्म्स की स्टडी जिस बायोलॉजी में की जाती है दोस्तों उसे इवोल्यूशनरी बायोलॉजी कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। अब क्वेश्चन ये पूछे कि अपन इवोल्यूशन में क्या पढ़ेंगे दोस्तों। अपन ये देखेंगे कि सबसे पहले इवोल्यूशन आज तक जो चला वो तो ठीक बात है, लेकिन सबसे पहले यह बताओ लाइफ कैसे बनी। अपने को जब यही पता नहीं है लाइफ कैसे बनी और अपन आगे के इवोल्यूशन की बात कर रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि बेसिकली अपने को 2 चीजें पता होनी चाहिए दोस्तों। नंबर 1 ओरिजिन ऑफ लाइफ, मतलब लाइफ कैसे बनी, और नंबर 2 इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, मतलब उस लाइफ का आगे इवोल्यूशन कैसे हुआ। इस 2 हेडिंग्स के अंदर पूरा इवोल्यूशन चलता है। मतलब अपन पूरे चैप्टर में ये 2 बातें पढ़ेंगे। ओके डियर, तो यहां तक ये बेसिक बातें जो अपने को ध्यान रखना है कि इवोल्यूशन एक स्लो ग्रेजुअल चेंज होता है। और दूसरी बात अपन ये कहेंगे हर्बर्ट स्पेंसर एक साइंटिस्ट था जिसने ये वर्ड दिया था। और तीसरी बात दोस्तों अपन ये बात करेंगे कि इवोल्यूशनरी बायोलॉजी वो बायोलॉजी की ब्रांच होती है जिसमें लाइफ की अलग अलग फॉर्म्स की स्टडी की जाती है। और अपन ये भी कहेंगे कि साहब इसके अंदर 2 चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहले लाइफ बनी कैसे, ओरिजिन ऑफ लाइफ, और उसके बाद में उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, तो इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। तो ये ध्यान रखना साहब, ये अपने को बेसिक बातें पढ़नी है। अब दोस्तों बात ये आती है कि इस पूरे चैप्टर को मैंने 4 हेडिंग में सेट कर दिया। पूरा चैप्टर सिर्फ 4 टाइटल्स पे चलेगा। नंबर 1 फर्स्ट टाइटल मेरा ये होगा ओरिजिन ऑफ लाइफ, लाइफ कैसे बने। सेकंड नंबर पे मेरा ये हो गया कि मैं ये बता दूंगा, अपन ये बता देंगे या साइंस ये बता देगी कि साहब सबसे पहले लाइफ ऐसे बनी। अब उस लाइफ से लेकर आज तक अपन कहते हैं साहब ये इससे ये बना, इससे ये बना। जैसे अपन कहेंगे साहब ये पीसीज बनी, मछलियां बनी, पीसीज के बाद में एम्फीबियंस बने, इसके बाद में रेप्टाइल्स बने, इसके बाद में एविज बने, इसके बाद में मैमल्स बने। ये कैसे पता चला? अपन कहेंगे साहब एविडेंस मिले। इसका मतलब सेकंड अपन पढ़ेंगे एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन, ये अपन सेकंड टाइटल पढ़ेंगे। थर्ड नंबर पे अपन ये एविडेंस तो मिले, एविडेंस तो मान लो कि आर्कियोप्टेरिस मिल गया, अब उसके अंदर रेप्टाइल्स की प्रॉपर्टी भी थी और बर्ड्स की प्रॉपर्टी भी थी, लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि पहले कौन डेवलप हुआ? इसलिए इनको समझाने के लिए कुछ थ्योरीज आई थी। उन थ्योरीज ने
मतलब जो है कि ये बातें बताई थी। तो थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन, उन्होंने इन चीजों को एक्सप्लेन किया। और लास्ट के अंदर दोस्तों अपने को पढ़ना है ह्यूमन इवोल्यूशन। ये 4 हेडिंग पूरे होते ही अपना चैप्टर दोस्तों इवोल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। बताओ जी, इसमें कोई दिक्कत है? बात क्लियर हो गई? इवोल्यूशन को पढ़ने के लिए अपने को ये याद रखना पड़ेगा, सब 4 हेडिंग्स अपन यूज करेंगे। नंबर 1 सबसे पहले अपन ये पढ़ना है, वो कंसेप्ट समझते चलना। मैं हर जगह कंसेप्ट बताऊंगा, वैसे इवोल्यूशन पूरा रटने वाला है, लेकिन अपने को कंसेप्ट बताने और कंसेप्ट के बेस पे ही अपने को आगे आंसर देने पड़ेंगे। तो अपन ये कहेंगे सबसे पहले हेडिंग पढ़ेंगे अपन ओरिजिन ऑफ लाइफ, लाइफ कैसे बने। बाकी तो बाद की बात है, अपन कैसे बने ये तो सबसे लास्ट की बात है। पहले ये तो पता चले साहब लाइफ कैसे बने। तो अपन इन 4 हेडिंग में ये चैप्टर पूरा करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले जो सबसे फर्स्ट स्टेटमेंट ये है, वो स्टेटमेंट ये है दोस्तों कि ओरिजिन ऑफ लाइफ, कि लाइफ का ओरिजिन दोस्तों कैसे हुआ। तो सबसे पहले अपने को पढ़ना है ओरिजिन ऑफ लाइफ, लाइफ कैसे बने। दोस्तों अलग अलग समय पे अलग अलग साइंटिस्ट आए और उन साइंटिस्टों ने अलग अलग बातें बताई कि साहब इस तरह से इवोल्यूशन हुआ, ये हुआ, वो हुआ, इस तरह से लाइफ बनी, लाइफ मॉडिफाई हुई। उस समय दोस्तों एक थ्योरी आई थी जिसका नाम था बिग बैंग थ्योरी। क्या नाम था दोस्तों इसका? बिग बैंग थ्योरी। इस बिग बैंग थ्योरी ने यह समझाया कि पूरा का पूरा ये सोलर नेबुला किस तरह से बना, पूरा के पूरी ये मतलब जो है कि ये यूनिवर्स के अंदर क्या मामला चला, तो ये बात बताई थी बिग बैंग थ्योरी ने। अब पूछे साहब बिग बैंग थ्योरी जो थी, एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था एबेल लेमेट्री। ये एबेल लेमेट्री जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने इस थ्योरी के बारे में दोस्तों बताया। अब इन्होंने क्या कहा, एक बड़ी मजेदार बात बताई। इन्होंने कहा कि साहब सबसे पहले इस यूनिवर्स के अंदर, भाई अपने को यह तो पता होना चाहिए ना कि यूनिवर्स में अर्थ कैसे बनी, पानी कैसे बना, तभी तो उसके अंदर लाइफ पॉसिबल है। अपन पानी कैसे बना, अर्थ कैसे बनी, ये बता ही नहीं पा रहे हैं, और अपन मतलब जो बाकी तुक्के लगाए जा रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि साहब हुआ ऐसा, इस यूनिवर्स के अंदर क्या हुआ कि एक थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ। कैसा हुआ? थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन। इन्होंने कहा कि साहब एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ। तो अपन ये कहेंगे साहब मान लो यहां पे कोई ब्लास्ट हुआ, तो इसने कहा कि साहब इस तरह बहुत सारे गैसेज के क्लाउड्स ही क्लाउड्स बन गए इस तरह से। तो जब भी कोई थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता है, अगर कोई ब्लास्ट होता है तो गैसेज रिलीज होती है। और दोस्तों ये जो गैसेज रिलीज होती है, इन गैसेज ने क्या कर दिया कि क्लाउड्स बना दिए, बादल बना दिए। तो इसका मतलब ये हो गया कि साहब इन गैसेज में तो पार्टिकल्स भी थे। तो बिल्कुल सही बात है। तो दोस्तों हुआ क्या, फिर इन्होंने ये कहा कि साहब इनके अंदर जो फिर पार्टिकल्स थे, वो पार्टिकल एक दूसरे में ग्रेविटेशन लगा, और ग्रेविटी वाले की वजह से, ग्रेविटेशन किस टाइप का फोर्स है? ग्रेविटेशन दोस्तों एक अट्रैक्शन फोर्स है। तो इन्होंने कहा कि साहब इन गैसेज के अंदर या गैसेज जो क्लाउड्स थे, इनमें जो पार्टिकल्स थे, वो पार्टिकल ग्रेविटी की वजह से एक दूसरे के नजदीक आए, और नजदीक आकर के इन्होंने सूर्य बनाया। और बाकी जो पार्टिकल्स इनके चारों ओर घूम रहे थे, इन्होंने दोस्तों डिफरेंट टाइप के प्लैनेट्स बना दिए। क्या बना दिए? प्लैनेट्स। और इनमें से एक प्लैनेट दोस्तों अर्थ भी था। यह बात किसने बताई? इस बिग बैंग थ्योरी ने। बिग बैंग थ्योरी ने कहा कि साहब हमारे हिसाब से अर्थ ऐसे बनी है। अब लाइफ कैसे बनी और लाइफ का आगे का मामला कैसे बना, अब बाकी बातें आपको बतानी है। तो दोस्तों एबेल लेमेट्री ने यह थ्योरी दी। उन्होंने यह कहा कि साहब सबसे पहले अर्थ कैसे बनी। इन्होंने कहा कि साहब अर्थ इस तरह से बने। अब इन्होंने कहा कि साहब बात यह है कि अर्थ के ऊपर ये तो गैसियस क्लाउड थे, ये गैसियस क्लाउड थे, और गैसियस क्लाउड के अंदर क्या हो गया, पार्टिकल आपस में नजदीक आए और उससे सूर्य बन गया। और बाकी पार्टिकल जो चारों ओर थे, इन्होंने डिफरेंट टाइप के प्लैनेट्स बना दिए, और इस तरह से पूरा एक सोलर नेबुला बन गया। और इन्होंने कहा कि इसमें से एक प्लैनेट आपका अर्थ भी था। इसने कहा कि इस अर्थ के ऊपर 2 टाइप की चीजें थी, 2 टाइप के क्लाइमेट थे। एक क्लाइमेट वो था जिसको बोला इसने एटमॉस्फियर, और एक क्लाइमेट वो था जिसको दोस्तों इन्होंने बोला लिथोस्फियर। इन्होंने कहा कि साहब एटमॉस्फियर वो था जिसके अंदर गैसेज थी, और लिथोस्फियर वो था जो सॉलिड पार्ट था अर्थ का। समझ गए? अर्थ इस तरह से बनी, और इस अर्थ के अंदर उन्होंने ये कहा कि साहब 2 चीजें थी, एक तो एटमॉस्फेयर और दूसरा उसने कह दिया लिथोस्फीयर। एटमॉस्फेयर में गैसेस थी और लिथोस्फीयर दोस्तों सॉलिड था। अब इन्होंने ये कहा कि ये तो सॉलिड था, लेकिन जो है अब ये तो थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन था। थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन के अंदर तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा था। तो इन्होंने कहा कि जो जो टेम्परेचर कम होता गया, और जो जो टेम्परेचर कम हुआ दोस्तों, जो ही टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे हुआ, उस समय अर्थ पे पानी बन गया। कॉमन सेंस वाली बात है ना, ये तो अपन ही जानते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर तो पानी हो ही नहीं सकता। 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर तो दोस्तों हमेशा तुम्हें पूछे क्या मिलता है, तो उसके ऊपर तो हमेशा वेपर मिलती है, उसके नीचे ही तो पानी पॉसिबल है। तो इन्होंने ये कहा कि साहब टेम्परेचर जो ही कम होता गया, और होता होता यह टेम्परेचर जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो गया, तो अर्थ पे पानी बन गया।
इसका मतलब यह हो गया कि लाइफ बनेगी तो अब पानी में बनेगी, इसलिए ध्यान रखना है फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ कहां बनी, तो आंसर आता है पानी में बनी। जहां पानी नहीं वहां लाइफ पॉसिबल नहीं। इसलिए क्यों आता है कि साहब चंद्रमा पे मून पे लाइफ पॉसिबल नहीं है, रीजन उसका यह होता है क्योंकि वहां पे पानी नहीं है। तो इन्होंने कहा कि साहब इस तरह से सारा सिस्टम चला, अब जो भी होना है वो इस पानी में होगा। अब अपने ये कहेंगे साहब ठीक बात है, इन्होंने ये सारी बातें तो बता दी कि अर्थ कैसे बने, अर्थ पे पानी कैसे बना, इसका मतलब यहां तक का मामला तो हो गया। अब बात ये चली कि साहब इस तरह से पानी बन गया, अब ये बताओ इस पानी के अंदर लाइफ कैसे बने। तो इस लाइफ को समझाने के लिए दोस्तों क्या हुआ कि दो टाइप के लोग आए और उन्होंने अपनी अपनी दोस्तों थ्योरीज दी थी। अब पूछे साहब वो कौन सी थी, अपन कहेंगे साहब एक तो थी ओल्ड थ्योरीज जिनको अपन कहते हैं एंशिएंट थ्योरीज, ये पुरानी थ्योरीज थी, ये स्पिरिचुअल थ्योरीज थी, ये आध्यात्मिकता पे बेस्ड थ्योरी थी। तो अपन कहेंगे साहब कुछ तो थी एंशिएंट थ्योरी, पुरानी थ्योरी, और कुछ तो लेटेस्ट थ्योरी थी, उनको बोला गया मॉडर्न थ्योरीज। तो इन मॉडर्न थ्योरीज जो थी इन्होंने भी ये बताया कि साहब लाइफ कैसे बनी। तो लाइफ के बारे में दो टाइप की थ्योरी चलती है, ओल्ड थ्योरी, न्यू थ्योरी। तो अब दोस्तों दो थ्योरीज आ गई, एक मॉडर्न थ्योरी थी, एक एंशिएंट थ्योरी थी। एंशिएंट थ्योरी ये पुरानी थ्योरीज थी, इन्होंने पुरानी बातें बताई। अब ये पूछे कि साहब एंशिएंट थ्योरी कौन कौन सी थी और इन्होंने क्या क्या पुरानी बातें बताई थी। तो अपन ये कहेंगे साहब एंशिएंट थ्योरीज के अंदर सबसे पहले अपन जिस थ्योरी की बात कर रहे हैं वो थी थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। क्या नाम था भाई इसकी, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। इन्होंने क्या बताया अपन इसकी बात करेंगे। सेकंड नंबर पे जो थ्योरी आई थी उस थ्योरी का नाम था कोस्मोजोइक थ्योरी। दोस्तों क्या नाम था उसका, कोस्मोजोइक थ्योरी। वो कोस्मोजोइक थ्योरी क्या थी अपन बात करेंगे। थर्ड नंबर पे जो थ्योरी आई थी दोस्तों उसका नाम था कोस्मोजोइक पेनिस्पर्मिया थ्योरी। क्या नाम था दोस्तों, कोस्मोजोइक पेनिस्पर्मिया थ्योरी। जो फोर्थ नंबर पे थ्योरी आई दोस्तों उसका नाम था थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस ओरिजिन। इसका मतलब लाइफ अपने आप बनी है। तो ये थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस ओरिजिन जो थी वो ओल्ड थ्योरीज के अंदर थी। और एक आई थी थ्योरी ऑफ इटर्निटी। अब किसी ने पूछा कि थ्योरी ऑफ इटर्निटी क्या होती है, ये इटर्निटी क्या होती थी, ये इसी की बात करेंगे। और लास्ट में आई थी थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। कौन सी भाई, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। दोस्तों ये जो आपके सामने स्क्रीन पे 6 थ्योरीज है, ये थ्योरीज ओल्ड थ्योरीज थी। इन्होंने पुरानी बातें बताई, इन्होंने अपने हिसाब से बातें बताई कि साहब किस तरह से लाइफ बनी। अब इनसे जब पूछा गया कि आप ये बताओ कि लाइफ कैसे बनी, तो थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, इन्होंने ये कहा कि साहब स्पेशल थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, इन्होंने ये बताया, इन्होंने कहा साहब कि इस ब्रह्मांड के अंदर जितनी भी चीजें हैं वो सब का ओरिजिन 6 दिनों में हो गया। मतलब सारी चीजें 6 दिन में बन गई। तो लेकिन मतलब जो है कि इन्होंने इतनी सी बात बताई कि 6 दिन के अंदर सब कुछ बन गया। और इन्होंने ये भी बताया कि मतलब जो है कि हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग कि सबसे पहले जो मैन बना वो था मनु, और उससे जो फीमेल बनी वो थी श्रद्धा। ये हिंदू माइथोलॉजी बताती है। तो हिंदू माइथोलॉजी ने ये कह दिया कि सबसे पहले जो मेल बना उसका नाम, मैन जो बना वो थे मनु, और उसके बाद जो फीमेल बनी वो थी श्रद्धा। तो इन्होंने ये बातें ऐसी बताई। लेकिन थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन ये बताती है कि लाइफ जो होती है, लाइफ के अंदर चेंज पॉसिबल नहीं है, ये अनचेंज्ड है। तो मुझे बताओ जब चेंज पॉसिबल ही नहीं है तो इवोल्यूशन हो सकता है क्या, नहीं। इसका मतलब ये बात गलत है, इसलिए इस थ्योरी को यहां पे बंद कर दिया गया। इनको ये पूछा गया कि साहब थ्योरी चेंज तो होगा ही होगा लाइफ में, जब चेंज नहीं तो इवोल्यूशन कैसा। तो इन्होंने ये बताया कि साहब ये लाइफ जो है उसके अंदर चेंज बिल्कुल होता है। सेकंड है दोस्तों कोस्मोजोइक थ्योरी। कोस्मोजोइक थ्योरी ये बताती है कि इस पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स के अंदर कुछ ऐसे प्रोटोप्लाज्मिक स्पोर्स होते हैं। क्या होते हैं भाई, कुछ प्रोटोप्लाज्मिक स्पोर्स। ये प्रोटोप्लाज्मिक स्पोर्स जो हैं ये जगह जगह पे, एक से दूसरी जगह पे, दूसरे तीसरी जगह पे घूम सकते हैं, जिसकी वजह से लाइफ इधर से उधर चली गई और उसी की वजह से लाइफ अर्थ पर आई। इसलिए इसको बोलते हैं कोस्मोजोइक थ्योरी। फिर आती है थर्ड नंबर पे कोस्मोजोइक पेनिस्पर्मिया थ्योरी। ये थ्योरी और ये थ्योरी लगभग सिमिलर है। इन्होंने कहा साहब बिल्कुल ऐसे प्रोटोप्लाज्मिक पार्टिकल्स होते हैं जो प्लैनेट्स पे इधर उधर एक्सचेंज होते रहते हैं, और इस थ्योरी ने उन पार्टिकल्स को नाम दिया पेनिस्पर्मिया। इसलिए इस थ्योरी को कहते हैं कि कोस्मोजोइक पेनिस्पर्मिया थ्योरी। वैसे इन थ्योरीज का कोई ज्यादा एक पुख्ता सबूत, प्रूफ नहीं थे, इसलिए इन थ्योरी को ज्यादा वैलिड नहीं माना गया। अब एक थ्योरी आई दोस्तों, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस ओरिजिन। स्पॉन्टेनियस मतलब अपने आप। तो जब मुझे बताओ कि जब कोई चीज अपने आप उत्पन्न हो रही है, अपने आप बन रही है, इसका मतलब उसका लिविंग से कोई लेना देना नहीं हुआ। भाई लिविंग से लिविंग बनते हैं अपने जानते हैं, लेकिन ये कह रहा है साहब कि अपने आप ही कोई चीज उत्पन हो रही है, तो इसका मतलब इसका लिविंग से लेना देना नहीं है। और लिविंग इज बायोलॉजी, इसका मतलब यहां बायोलॉजी फॉलो नहीं कर रही है, इसलिए इसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस। क्या बोलते हैं दोस्तों, थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस। इनसे पूछा गया कि आप क्या कहना चाहते हो। इन्होंने कहा कि साहब हम ये कहना चाहते हैं कि लिविंग जो भी होंगे वो नॉन लिविंग या मटेरियल से जनरेट हो जाते हैं।
लाइफ जो हुई है वो नॉन लिविंग मटेरियल से बनी है सबसे पहले। तो जब नॉन लिविंग मटेरियल से लाइफ बनी है, इसका मतलब तो ये हो गया कि इट इज थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस, मतलब इसमें लाइफ का तो लिविंग का कोई लेना देना ही नहीं है। तो इन्होंने ये कहा कि साहब सबसे पहले जो लाइफ बनी थी वो नॉन लिविंग मटेरियल से बनी थी, या लाइफ जो बनती है वो नॉन लिविंग मटेरियल से बन जाती है, इसलिए इसको बोला गया थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस। और इन्होंने कहा कि साहब अपने आप लाइफ बनती है, इसलिए इसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस ओरिजिन। और इन्होंने ये भी बातें बताई, इन्होंने कहा साहब नील रिवर पर, नील नदी पर जब मान लो अल्ट्रावायलेट रेज गिरी तो उसे कई भी एम्फीबियंस और पीसीज और रेप्टाइल्स डेवलप हो गए। मतलब केवल इन्होंने ये कहा कि नील नदी का जो मड था, जो कीचड़ था, उस कीचड़ पे मड के ऊपर जब अल्ट्रावायलेट रेज गिरी तो इन अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से ये सारे ऑर्गेनिज्म, ये जो भी थे रेप्टाइल्स वगैरह, फ्रॉग वगैरह, ये सारे डेवलप हो गए। तो इन्होंने ये कह दिया कि साहब ये तो इसका मतलब लाइफ का ओरिजिन तो नॉन लिविंग मटेरियल्स हुआ है। वहां पे एक साइंटिस्ट आया था वॉन हेलमोंट। वॉन हेलमोंट जो था, उन्होंने एक बड़ी मस्त बात कह दी। उन्होंने कहा साहब ये थ्योरी बिल्कुल सत्य है। इन्होंने कहा अगर कोई आदमी मेली कुचेली गंदी पसीने वाली शर्ट की जेब में गेहूं के दाने रख ले तो 21 दिन में उनमें चूहे पैदा हो जाते हैं। इसका मतलब चूहे तो एक लिविंग हो गया, और वैसे नॉन लिविंग था अंदर। तो उन्होंने कहा कि इसका मतलब लिविंग जो बनते हैं वो नॉन लिविंग से बनते हैं, लेकिन इसको भी वैलिड नहीं किया गया। थ्योरी ऑफ इटर्निटी, इटर्निटी थ्योरी कहती है लाइफ इज इमॉर्टल, जीवन अमर है। ऐसा कैसे है, पॉसिबल है? नहीं है, इसलिए इसको नहीं माना गया। लास्ट में जो सबसे दोस्तों वैलिड थ्योरी थी ना, वो थी थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। बायो मतलब लिविंग या लाइफ। इन्होंने ये कहा कि जो लिविंग्स है वो लिविंग से ही बनेंगे, मतलब लिविंग लिविंग से बनेंगे, इसलिए बायो बायो मतलब लिविंग। इन्होंने कहा कि साहब लिविंग लिविंग से बन सकते हैं, लिविंग नॉन लिविंग मटेरियल से तो नहीं बन सकते, इसलिए इसको बोला गया। ये हक्सले एंड हार्वे दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे वैलिड थ्योरी दी थी, जिसका नाम था थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। तो सबसे ज्यादा ओल्ड थ्योरीज में वैलिड थ्योरी कौन सी थी? थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। दोस्तों अब यह थ्योरी सही है कि नहीं है, इसको प्रूफ करने के लिए 3 साइंटिस्ट आए थे इस थ्योरी को प्रूफ करने के लिए कि साहब यह बात सही है कि नहीं है। तो अब पूछे साहब वो 3 साइंटिस्ट कौन से थे? एक दोस्तों साइंटिस्ट था जिसका नाम था रेडी, एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था स्प्लेंजनी, और एक साइंटिस्ट जो था इसका नाम था लुइस पास्चर। तो लुइस पास्चर, स्प्लेंजनी एंड रेडी, ये 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने यह बताया कि साहब थ्योरी ऑफ जो बायोजेनेसिस है वो सही है। पूछे कि साहब कैसे? रेडी जो था, इस रेडी ने एक एक्सपेरिमेंट किया। रेडी ने क्या किया दोस्तों? एक फ्लास्क लिया, इस फ्लास्क के अंदर कुछ कुक्ड मीट ली, मीट को कुक कर दिया, पका दिया, मीट के टुकड़ों को इसने पकाया, गर्म किया। अब गर्म करने या पकाने से क्या हुआ? गर्म करने से पकाने से इसके अंदर जितने भी माइक्रोब्स थे, जितने भी ऑर्गेनिज्म थे छोटे, वो खत्म हो गए। अब इसने क्या किया कि इस मीट को 3 इन फ्लास्कों में लिया, इसको बिल्कुल ढक दिया, इसको हल्का सा पोर, थोड़े थोड़े पोर रखे, इसको पूरा खुला रखा, और तीनों में ऐसा मीट ले लिया इसने। तो इसने ये देखा कि इस फ्लास्क में तो कुछ ऐसे माइक्रोब थे जिनके मैगेट्स डेवलप हो गए, इसमें भी डेवलप हो गए, लेकिन इसमें कोई माइक्रोब डेवलप नहीं हुआ। इसका मतलब ये हो गया, इसने ये कहा साहब कि इनमें जो ओपनिंग थी उसकी वजह से कुछ माइक्रोब अंदर आए और इन्होंने फिर अपनी पॉपुलेशन बढ़ाई। इसका मतलब लाइफ जो है वो प्री एग्जिटिंग लाइफ से ही बनेगी। यहां पे बंद था तो कोई लाइफ अंदर आई ही नहीं, कोई ऑर्गेनिज्म आए नहीं, तो यहां लाइफ बनी नहीं। इसका मतलब कि जहां पहले से लाइफ होगी वहीं से लाइफ बनती है। इसका मतलब लिविंग्स ओरिजिनेट्स फ्रॉम लिविंग्स। तो ये हमेशा थ्योरी किसको प्रूव करती है? थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस को। और किसको डिसप्रूव करती है? थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस को। दोस्तों इसके बाद में सेकंड आया स्प्लेंजनी। स्प्लेंजनी ने लगभग सिमिलर एक्सपेरिमेंट किया। स्प्लेंजनी ने क्या किया कि 2 इस तरह के फ्लास्क ले लिए। इन्होंने क्या किया कि इसने जैसे मीट लिया तो इसने मीट के साथ में दोस्तों कुछ वेजिटेबल्स ले लिए, फिर इनको उबाला, गर्म किया ताकि सारे माइक्रोब डिस्ट्रॉय हो जाए, फिर एक को ढक दिया और एक को ओपन रखा। तो इसने देखा कि साहब जिसको ओपन रखा है उसके अंदर माइक्रोब्स जो है उन्होंने कॉलोनी बना दी। अब माइक्रोब को तो कॉलोनी बनाएंगे, माइक्रोब ने इसलिए कॉलोनी बनानी क्योंकि यहाँ पे जो है ऑर्गेनिज्म अंदर आ गए, यहां नहीं आ पाए। इसका मतलब प्री एग्जिटिंग लाइफ से ही लाइफ पॉसिबल है। अब दोस्तों सबसे मजेदार साइंटिस्ट आए थे लुइस पास्चर। लुइस पास्चर ने यह कहा, इन्होंने कहा साहब कि मैं एक फ्लास्क लेता हूं। इसने एक फ्लास्क लिया, इस फ्लास्क में इसने क्या किया? यीस्ट और साथ में शुगर का सॉल्यूशन लिया। शुगर और यीस्ट का सॉल्यूशन लेके इसको इसने गर्म किया ताकि सारे पैथोजन डिस्ट्रॉय हो जाए। अब इसने क्या किया कि एक फ्लास्क दोस्तों 2 फ्लास्क लिए इस तरह के, इस सॉल्यूशन को थोड़ा इसमें डाला और थोड़ा इसमें डाला। अब इस सॉल्यूशन की तो बिल्कुल इसने गर्दन ही उड़ा दी, यहां से इस फ्लास्क की इसने गर्दन उड़ा दी, और दूसरा वाला फ्लास्क को इसने स्वान नेक जैसा ऐसा बना दिया, ये ऐसा बना दिया इसने।
तो इसने ये कहा कि साहब यहां पे तो ऑर्गेनिजम्स आ गए, इन्होंने कॉलोनी बना दी, लेकिन यहां नहीं आ पाए। तो इसने कहा कि यहां तो इसलिए आ गए कि जो एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में थे वो सीधे यहां पहुंच गए और इन्होंने अपनी यहां कॉलोनी बना दी। लेकिन जो इधर से आए वो सीधे उनको यहां आते, यहां पे इसकी वेपर की वजह से जो कुछ मटेरियल मिला तो इन्होंने अपनी कॉलोनी यहां बना दी और ये आगे गए नहीं। इसका मतलब ये हो गया कि जहां पे पहले से लाइफ है वहीं पे नई लाइफ डेवलप होगी। न्यू लाइफ मतलब लिविंग या लाइफ एग्जिस्टिंग फ्रॉम प्रीवियस लाइफ। तो ये तीनों थ्योरीज किसको प्रूफ करती है? अपन कहेंगे सब तीनों थ्योरी प्रूफ करती है थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस को। किसको डिस्प्रूव करती है? थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस या थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस ओरिजिन। और दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर तुम्हें यह पूछे कि इस लुईस पास्चर ने एक थ्योरी दी थी और उस थ्योरी का नाम था जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज। क्या नाम था भाई? जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज। ध्यान रखना, ये लुईस पास्चर ने दी थी। तो यह सारा मामला किस में आता है दोस्तों? अपन कहेंगे साहब ये सारा मामला जो था इट इज रिलेटेड टू ओल्ड थ्योरीज। अब इसके बाद में आई मॉडर्न थ्योरी। क्वेश्चन पूछे कि मॉडर्न थ्योरी किसने दी थी? दो साइंटिस्ट थे दोस्तों, एक साइंटिस्ट था ओपेरिन और दूसरा साइंटिस्ट था हेल्डेन। तो हेल्डेन एंड ओपेरिन जो थे इन्होंने ये थ्योरी दी थी। कौन सी? मॉडर्न थ्योरी। अब क्वेश्चन ये पूछ ले कि साहब ये मॉडर्न थ्योरी क्या बताती है, तो अपन बात करेंगे दोस्तों इस मॉडर्न थ्योरी की। ये मॉडर्न थ्योरी ओपेरिन और हेल्डेन ने दी। ओके डियर, अब मैं कह देता हूं साहब ये थ्योरी किसने दी, तो आंसर आएगा साहब ओपेरिन एंड हेल्डेन ने। अब एक बात जरूर ध्यान रखना है, एक क्वेश्चन तो ओपेरिन पे बनेगा और एक क्वेश्चन हेल्डेन पे बनेगा। अब क्या क्वेश्चन बनेगा उसका डिस्कशन अपन आगे देखेंगे, तो ध्यान से सुनना है। ओपेरिन पे और हेल्डेन पे अपने को एक एक क्वेश्चन बताना है कि इन पे एक एक क्वेश्चन बनता है और वो एक एक क्वेश्चन क्या है ये बात अपन आगे करेंगे। देखो जी, सबसे पहले मैं एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बता दूं, इवोल्यूशन के कितने टाइप होते हैं। अपन कहेंगे साहब इवोल्यूशन में सबसे पहले आप ये देखो कि सबसे पहले लाइफ के लिए एक ढांचा बनाना पड़ेगा, एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। भाई अगर सेल नहीं है, बॉडी नहीं है, तो फिर अंदर आत्मा कैसे आएगी बताओ? अंदर आत्मा थोड़ी फूंक देगी हवा में। भगवान ने आत्मा हवा में थोड़ी फूंक दी थी, पहले एक ढांचा बना, उस ढांचा के अंदर आत्मा बना दी। तो अपन कहेंगे साहब शरीर का एक ढांचा जो है वो केमिकल से मिलकर बनता है। तो केमिकल्स कौन कौन से होते हैं? तो पुराने लोग ये कहते हैं कि अपना शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। साइंस ने कहा साहब 5 चीजें तो है, लेकिन वो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड एंड वाटर। समझ आ गई ना बात? पुराने लोगों ने कहा था कि साहब 5 चीज तो है, उन्होंने बता दिया पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। साइंस ने कहा साहब कि अपना शरीर 5 चीजों से तो मिलकर बना है, लेकिन वो है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड एंड वाटर। इन 5 चीजों से मिलकर सेल बनेगी, इन 5 चीजों से मिलकर टिश्यू बनेगा, इन 5 चीजों से मिलकर पूरा शरीर, बॉडी बनेगी। तो सबसे पहले तो अपने को सेल या बॉडी बनाने के लिए वो 5 केमिकल चाहिए। इसलिए दोस्तों शुरू से जब पानी बन गया था, उस पानी के अंदर सबसे पहले अपने आवश्यकता के, अपने नीड के जो केमिकल्स हैं वो बनने जरूरी थे। तो वहां जो केमिकल्स बने थे, उन केमिकल्स बनने तक का इवोल्यूशन दोस्तों केमिकल इवोल्यूशन कहलाता है। आगे बात समझ में? जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड एंड वाटर, ये 5 केमिकल्स कैसे बने, यहां तक का इवोल्यूशन केमिकल इवोल्यूशन कहलाता है। और फिर यहां से दोस्तों लाइफ कैसे बनी, यहां तक का इवोल्यूशन बायोलॉजिकल इवोल्यूशन कहलाता है। और उस लाइफ की फर्स्ट फॉर्म से लेकर करके आज तक जो कंटिन्यू चलता गया उसे दोस्तों ऑर्गेनिक इवोल्यूशन कहते हैं। तो इसका मतलब इवोल्यूशन के 3 टाइप हो गए, केमिकल इवोल्यूशन, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन एंड ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। केमिकल इवोल्यूशन तो दोस्तों सिर्फ यह बात बताता है कि साहब कुछ मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड एंड वाटर, इनसे मिलकर के एक पूरा केमिकल्स बने, तो इसका मतलब केमिकल इवोल्यूशन हो गया। वहां से उसके बाद में अपन लाइफ कैसे बनी, तो वो बायोलॉजिकल इवोल्यूशन हो गया। और लाइफ की फर्स्ट फॉर्म से लेकर के आज तक जो इवोल्यूशन चलता गया उसे ऑर्गेनिक इवोल्यूशन कहते हैं। दोस्तों ओपेरिन और हेल्डेन की जो थ्योरी है, इन्होंने ये मॉडर्न थ्योरी दी। इन्होंने कहा साहब लाइफ कैसे बनी ये बात तो हम बता रहे हैं, लेकिन हम पहले कुछ 5 पॉइंट बताना चाहते हैं। तो इनसे कहा गया साहब आपके 5 पॉइंट कौन से हैं? इन्होंने कहा साहब फर्स्ट पॉइंट तो अपना यह है कि हम जो बात करेंगे वो केमिकल इवोल्यूशन की बात करेंगे। इन्होंने सिर्फ यह बताया कि केमिकल इवोल्यूशन कैसे हुआ। सेकेंड, इन्होंने यह कहा कि साहब हमारा जो एक्सपेरिमेंट होगा वो आर्टिफिशियल सिंथेसिस पे बेस्ड होगा, मतलब ये हम एक्सपेरिमेंट करके ये चीज प्रूफ करेंगे कि केमिकल इवोल्यूशन ऐसे हुआ। तीसरा, इन्होंने यह कहा कि सबसे पहले जो लाइफ है वो पानी के अंदर उसका ओरिजिन हुआ। तो कॉमन सेंस वाली बात है, जब पानी नहीं वहां लाइफ पॉसिबल नहीं। तो इन्होंने कहा सबसे पहले जो लाइफ बनी थी वो पानी में बनी थी। ठीक है भाई, तो इन्होंने कह दिया साहब ये वाली बात भी ठीक है। और फिर इन्होंने यह कहा पॉइंट नंबर 4, इन्होंने कहा कि सबसे पहला पुराना एनवायरनमेंट था वो दोस्तों रिड्यूसिंग टाइप का था। इसका मतलब यह हो गया कि उस समय ऑक्सीजन एब्सेंट थे।
ऑक्सीजन थी तो ऑक्सीडाइजिंग हो जाएगा। इन्होंने कहा साहब उस समय का एनवायरमेंट कैसा था, रिड्यूसिंग टाइप का था, इसका मतलब वहां पे ऑक्सीजन नहीं थी। इसका मतलब सबसे पहला जो ऑर्गेनिज्म बनेगा वो किस टाइप का होगा, इन्होंने कहा साहब एन एरोबिक टाइप का होगा। जब ऑक्सीजन नहीं है कैसा होगा, एन एरोबिक। इन्होंने कहा साहब हम बातें बता रहे हैं लेकिन हमारे पहले 5 पॉइंट हम ये जो बताएंगे वो ध्यान रखना है। हम सिर्फ केमिकल इवोल्यूशन की बात करेंगे, वो आर्टिफिशियल सिंथेसिस पे बेस्ड होगा। और इन्होंने कहा कि लाइफ सबसे पहले हमारे अकॉर्डिंग पानी के अंदर बनी है, और सबसे पहले जो पुराना एनवायरमेंट जो था वो रिड्यूसिंग टाइप का था, और सबसे पुराना जो ऑर्गेनिज्म था वो दोस्तों एनएरोबिक टाइप का था। तो इनके बेस पे इन्होंने बताया कि लाइफ कैसे बनी। उस समय क्या हुआ कि इस साइंटिस्ट ने, ओपेरिन ने दोस्तों एक बुक लिख दी थी, उसका नाम था ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो ये याद रखना है कि क्वेश्चन पूछे ओरिजिन ऑफ लाइफ बुक किसने लिखी, ओपेरिन ने। अब मैंने कहा ना एक काम ओपेरिन करेगा, एक काम हेल्डेन करेगा, तो ओपेरिन ने तो ये काम कर डाला। अब हेल्डेन ने क्या काम किया ये अपन आगे देखेंगे। तो इन्होंने ये कहा कि साहब बात ये है, ओपेरिन ने कहा कि साहब मेरी बुक तो ये है, लाइफ कैसे बनी मैं बता रहा हूं, लेकिन हमारी 5 बातें दोनों की है, वो इन्होंने 5 बातें बता दी। अब इनका मामला केमिकल्स तक चलेगा कि केमिकल कैसे बने। तो अपन केमिकल इवोल्यूशन की बात करेंगे साहब 5 केमिकल कैसे बने। अब इन्होंने जब केमिकल इवोल्यूशन बताया, इन्होंने कहा साहब पूरे जो केमिकल्स बॉडी को चाहिए वो केमिकल्स 4 स्टेप में बने, तुम भी जानते हो। फर्स्ट स्टेप, केमिकल में सबसे पहले क्या बनेगा, एटम। इसका मतलब एटॉमिक स्टेज, इससे छोटी चीज कोई होती है क्या, नहीं। फिर एटम मिलकर क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूल। तो इन्होंने कहा साहब सेकंड मॉलिक्यूलर स्टेज हो गई। थर्ड इन्होंने कहा साहब इनसे मिलकर क्या बन गए, कंपाउंड। लेकिन वो कौन से वाले थे, सिंपल। तो इन्होंने कहा साहब सिंपल कंपाउंड्स बने। फिर इसके बाद में ये सिंपल कंपाउंड मिलकर के क्या बन गए, तो इन्होंने कहा साहब ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन गए। इसका मतलब ये हो गया कि इन्होंने ये कहा साहब ये इस तरह से केमिकल अपने फाइनल ऐसे बन गए। अब इनसे पूछा गया कि साहब आप इन केमिकल्स के बारे में क्या बताओगे। इन्होंने कहा सबसे पहले अपन बात करें एटम्स के। इन्होंने कहा सबसे पहले जो एटम बने थे वो थे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। इसका मतलब ये हो गया यही तो चीजें हैं जो अपने प्रोटोप्लाज्म के लिए चाहिए। तो इन्होंने कहा सबसे पहले जो प्रोटोप्लाज्मिक एलिमेंट्स हैं, जो अपने एटम्स हैं, वो ये बने थे। फिर इनसे पूछा गया फिर क्या हुआ। इन्होंने कहा साहब उस समय फिर हाइड्रोजन बहुत ज्यादा थी। क्या थी, हाइड्रोजन। ये बहुत ज्यादा थी, हाइड्रोजन ने तुरंत रिएक्शन कर ली ऑक्सीजन से और बन गया H2O। तो ये मॉलिक्यूल बन गया। फिर इस हाइड्रोजन ने रिएक्शन कर ली दोस्तों किससे, एन से, तो बन गई अमोनिया। तो सबसे पहले जो मॉलिक्यूल बने थे वो थे वाटर एंड अमोनिया। किस टाइप के थे, इनऑर्गेनिक टाइप के। फिर इसने कहा कि साहब इस हाइड्रोजन ने इस कार्बन से रिएक्शन करके बना दी मेथेन, और इसके बाद में इस हाइड्रोजन ने कार्बन और नाइट्रोजन से मिलकर बना दिया हाइड्रोजन साइनाइड। तो इसने कहा कि एटम से मिलकर मॉलिक्यूल्स बने, लेकिन मॉलिक्यूल में सबसे पहले कौन से मॉलिक्यूल बने, तो अपन कहेंगे साहब वाटर एंड अमोनिया। और यदि पूछेगी इसके बाद में सबसे कौन से बने, तो ये मीथेन एंड हाइड्रोजन साइनाइड। लेकिन अगर तुम्हें पूछे कि सबसे पहला ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कौन सा था, आंसर देना है मेथेन। अब इन्होंने कहा कि साहब अब आप इन मॉलिक्यूल्स ने रिएक्शन करी और सिंपल कंपाउंड बने। अब पूछे साहब सिंपल कंपाउंड क्या बने। तो अपनी बॉडी के बनाने के लिए, अपनी सेल को बनाने के लिए अपन जानते हैं कि साहब 5 चीजें चाहिए अपने को। क्या, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड एंड वाटर। वाटर तो पहले बन गया। कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है, पॉलीसेकेराइड एंड मोनोसेकेराइड। अपन कहेंगे साहब ये पॉलीसेकेराइड, और यहां पे लिख देता हूं मैं मोनोसेकेराइड। प्रोटीन में पॉलीसेकेराइड क्या होता है, प्रोटीन, और मोनोसेकेराइड क्या होता है, एमिनो एसिड। लिपिड में पॉलीसेकेराइड क्या होती है, लिपिड खुद होती है, और फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल ये छोटी फॉर्म होती है इसकी। न्यूक्लिक एसिड में, न्यूक्लिक एसिड एक मतलब जो है कि बड़ा मॉलिक्यूल है, छोटे के अंदर अपन कहेंगे साहब नाइट्रोजन बेस पेंटोज सुगर, प्लस नाइट्रोजन बेस पेंटोज सुगर, और साथ के अंदर इसमें फॉस्फेट ये बनेंगे। दोस्तों ये है मोनोमर यूनिट, ये इनके सिंपल कंपोनेंट इनके ये हैं। और कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट दोस्तों ये है। इसका मतलब पहले कौन बनेगा, अपन कहेंगे साहब सिंपल वाले, और लास्ट में ये वाले। तो इन्होंने कहा साहब ये मॉलिक्यूल जो थे इनमें आपस में रिएक्शन करके सिंपल कंपाउंड बने। सिंपल में कार्बोहाइड्रेट में क्या बना दिए, तो इन्होंने बनाए साहब मोनोसेकेराइड्स। प्रोटीन में क्या बने, एमिनो एसिड्स। लिपिड में क्या बने, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। और न्यूक्लिक एसिड में क्या बने, अपन कहेंगे साहब नाइट्रोजन बेस पेंटोज सुगर प्लस फॉस्फेट। ये चीजें बन गई। अब इनसे यह पूछा गया कि जब ये चीजें बनी तो बताओ इनके लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती थी क्या। इन्होंने कहा साहब बिल्कुल इनके लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती थी, और वो एनर्जी इनको वॉल्केनिक इरप्शन, ज्वालामुखी से, या इन्होंने कहा कॉस्मिक रेज या अल्ट्रावायलेट रेज से अवेलेबल होती थी एनर्जी, जिसमें ये रिएक्शनें चलती थी। अब इन्होंने कहा कि साहब जब सिंपल कंपाउंड बन गए तो इन सिंपल कंपाउंड से बाद में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बने। पूछे कैसे, मोनोसेकेराइड ने मिलकर के क्या बना दिया दोस्तों, पॉलीसेकेराइड। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल ने मिलकर क्या बना दिया दोस्तों, लिपिड्स। नाइट्रोजन बेस इन्होंने मिलकर क्या बना दिया दोस्तों, न्यूक्लिक एसिड। तो इन्होंने कहा साहब ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल बन गए, और ये केमिकल जो अपनी बॉडी को चाहिए वो केमिकल दोस्तों तुम्हारे सामने ये रहे कि ये इस तरह से बन चुके, मतलब इसके अंदर, और एमिनो एसिड से मिलकर क्या बना दी दोस्तों, प्रोटीन्स बना दी थी।
अब यहां तक का इवोल्यूशन इन्होंने कहा साहब ऐसा हुआ, और इस इवोल्यूशन को कहते हैं दोस्तों केमिकल इवोल्यूशन। ओके डियर, तो यहां तक के इवोल्यूशन को अपन क्या बोलते हैं, अपन कहेंगे साहब इट इज नोन एज केमिकल इवोल्यूशन। अब बात ये चलती है कि साहब जब ये केमिकल इवोल्यूशन इस तरह से सारा मामला हो गया, अब ये बताओ मुझे कि ये जो केमिकल्स थे, अगर तुम्हें एक बड़ा मजेदार क्वेश्चन पूछ लेता हूं भाई, ये जो केमिकल्स हैं ये वाले कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, ये सारे कहां हैं? पानी में। भाई सारा मामला उस पानी के अंदर ही तो है, और पानी कहां है? ओशियंस के अंदर। तो बड़े बड़े ओशियंस जो थे, बड़े बड़े जो महासागर थे, इन महासागरों के अंदर दोस्तों ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, ये सारे के सारे पड़ेंगे नहीं पड़ेंगे? इसका मतलब ये हो गया कि अब यहां पे लाइफ बनेगी कि नहीं बनेगी? बनेगी। लाइफ तो यही बननी है इन्हीं के अंदर, क्योंकि जो चीजें चाहिए वो इसमें बन चुकी है, और ये सारा मामला कहां है? इस पानी में है, और पानी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, और इस पानी को हॉट, डाइल्यूट, प्रीबायोटिक सूप बोला गया था। लेकिन क्वेश्चन पूछे कि साहब ये वर्ड किसने दिया, ये चीज किसने बोली? तो आंसर देना है साहब हेल्डेन ने। ये तो मैं पहले ही बता चुका हूं तुम्हें कि हेल्डेन एक काम करेगा, एक काम ओपेरिन करेगा। तो ओपेरिन ने वो काम किया, हेल्डेन ने ये काम किया। तो हेल्डेन ने इसको प्रीबायोटिक सूप, प्री मतलब पहले, बायोटिक मतलब लाइफ के, लाइफ से पहले का सूप इसने बता दिया कि साहब ये होता है, अब इसके अंदर लाइफ बनती है। तो यहां तक का मामला ओपेरिन और इन्होंने बताया, इन्होंने कहा साहब इस तरह से केमिकल्स बन गए, इसको बोलते हैं केमिकल इवोल्यूशन। ये ओपेरिन और हेल्डेन सही बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ये पॉइंट पकड़ लिया दो साइंटिस्टों ने, जिसका नाम था स्टैनले मिलर और हेराल्ड यूरे। तो स्टैनले मिलर और हेराल्ड यूरे जो था, इन्होंने कहा यार ये बात जो ओपेरिन और हेल्डेन बता रहे हैं ये सही है कि नहीं है। तो इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, और तुम्हें पहले ही बता देता हूं, ओपेरिन और हेल्डेन ने ये बात पहले ही बता दी कि हमारा जो सिस्टम, हमारी जो थ्योरी है वो केमिकल इवोल्यूशन की, वो हमेशा आर्टिफिशियल सिंथेसिस में बेस्ट होगी। तो उन्होंने ये बताया कि सबसे पहले एटम बने, एटम के बाद में मॉलिक्यूल बने, फिर सिंपल कंपाउंड, फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बने। तो उन्होंने लास्ट में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड बना दिए थे। तो इस स्टैनले मिलर और हेराल्ड यूरे ने ये देखा कि यार ये मामला सही है कि नहीं है। तो स्टैनले मिलर और हेराल्ड यूरे ने दोस्तों क्या किया, एक फ्लास्क लिया। इस फ्लास्क के अंदर 2:1:2 के रेशियो में तीन चीजें ली। कौन कौन सी? एक तो इसने ली कौन सी? मेथेन, एक अमोनिया और एक हाइड्रोजन। ये 2:1:2 के रेशियो में ले ली इन्होंने। ठीक है भाई, इन्होंने इसके अंदर ले ली। अब इन्होंने क्या किया कि इन्होंने कहा साहब, अब उस समय भी सीधी उन्होंने एक कहा था साहब मामला ये था, शुरू में ये चीजें बनी थी, तो इन्होंने ये डायरेक्ट डाल दी। भाई उन्होंने सबसे पहले ये बताया था ना ओपेरिन हेल्डेन ने कि साहब ये चीजें बनी थी, तो ये इन्होंने डायरेक्ट ले ली। फिर उन्होंने ये कहा साहब ये मामला सारा किस में हुआ? पानी में हुआ। तो इन्होंने क्या किया कि यहां पे वाटर की वेपर, यहां पे वाटर वेपर जो है वो फ्लो करना शुरू कर दिया। H2O की वेपर यहां से फ्लो करना इधर शुरू कर दी दोस्तों। ठीक, अब यहां से पानी अंदर एंटर करता था, और यहां से जो पानी हॉट वाटर था वो वापस बाहर निकलता था। अब इन्होंने क्या किया, उन्होंने ये कहा साहब इसमें एनर्जी की भी जरूरत पड़ती थी। तो इन्होंने क्या किया कि यहां पे दोस्तों दो इलेक्ट्रोड लगा दिए, एनर्जी 800 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखने के लिए। अब मामला सारा हो गया नहीं हो गया? पानी की आवश्यकता, उस समय पानी के अंदर सब कुछ हुआ, तो यहां इन्होंने पानी के लिए पानी यूज कर लिया। फिर इन्होंने कहा साहब ये चीजें बनी, तो इन्होंने ये चीजें शुरू में यूज कर ली। और इन्होंने सबसे पहले उन्होंने कहा साहब ये चीजें बनी, तो इन्होंने ये चीज यूज कर ली। उन्होंने कहा इनके लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती थी, इन्होंने 800 डिग्री सेंटीग्रेड एनर्जी भी जनरेट कर दी। अब इन्होंने 18 डेज बाद जब इस सोल्यूशन को चेक किया, तो इन्होंने ये देखा कि यार वास्तव के अंदर इसके अंदर मोनोसेकेराइड बन गए थे कार्बोहाइड्रेट के लिए, लिपिड के लिए फैटी एसिड, ग्लिसरॉल बन गए थे, प्रोटीन के लिए एमिनो एसिड बन गए थे, नाइट्रोजन बेस और फॉस्फेट बन गए वास्तव में इसमें। तो इन्होंने ये कहा स्टैनले मिलर और हेराल्ड यूरे ने कि जो बात उन्होंने बताई वो बात सत्य है, और इसी तरह से ये सिस्टम चला। तो ये दोस्तों स्टैनले मिलर और हेराल्ड यूरे का एक्सपेरिमेंट था। तो क्वेश्चन पूछेगी साहब फिर बताओ बायोलॉजिकल इवोल्यूशन कैसे चला? तो अब देखो अपने पास में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड एंड वाटर, ये तो सारी चीजें तो है ही। अब अपने को लाइफ बनानी है। तो इन्होंने कहा कि साहब जब केमिकल्स 4 स्टेप में बने, तो लाइफ भी 4 स्टेप में बनेगी। फर्स्ट स्टेप जो होती है उसको अपन बोलते हैं प्रोटोबायोन्ट्स। क्या बोलते हैं दोस्तों? प्रोटोबायोन्ट। सेकंड नंबर पे जो होता है उसको बोलेंगे इयोबायोन्ट। क्या बोलेंगे भाई? इयोबायोन्ट। थर्ड नंबर पे जो होता है उसको अपन बोलेंगे दोस्तों प्रोकैरियोट। क्या बोल देंगे रे? प्रोकैरियोट। और फोर्थ नंबर पे जो बनेगी दोस्तों वो हो जाएगी यूकैरियोट। याद रखना है दोस्तों कि अर्थ जो है उसकी ओरिजिन 4.6 बिलियन ईयर बिफोर हुआ है। कब? 4.6 बिलियन ईयर बिफोर। और यूनिवर्स 20 बिलियन ईयर बिफोर बना है। तो अपन ये कहेंगे साहब ये होती है। और इस इयोबायोन्ट को प्रोटोसेल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? प्रोटोसेल। अब क्वेश्चन ये पूछे कि साहब ये बताओ व्हाट इज प्रोटोबायोन्ट? इन्होंने कहा साहब बात यह है कि जो
ओशियंस थे उनमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड वगैरह सारे बन गए। अब ये सारे के सारे एक दूसरे के नजदीक आ गए और मिलकर के इन्होंने बड़े बड़े इस तरह की ड्रॉपलेट्स बना दी। और ये बड़ी बड़ी ड्रॉपलेट जो बनी थी, इन बड़ी बड़ी ड्रॉपलेट्स को दोस्तों क्या बोला गया? तो अपन कहेंगे साहब ये बड़ी बड़ी ड्रॉपलेट जो बनी थी, इन्हीं ड्रॉपलेट को बोला गया क्या? प्रोटोबायोंट। दीज आर लार्ज ड्रॉपलेट्स। समझ गए? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड ये सारे मिलकर के बड़े बड़े ड्रॉपलेट बन गए, बड़े बड़े पार्टिकल्स बन गए, बड़ी बड़ी ड्रॉप्स बन गई। इसको बोला गया था दीज आर प्रोटोबायोंट। और इनको ओपेरिन एक नाम दिया था क्या? कॉजरवेट्स। तो ये ध्यान रखना, ये कॉजरवेट क्या होते हैं? ये प्रोटोबायोंट जो होते हैं वही कॉजरवेट है। किसने बोला? ओपेरिन। कई साइंटिस्टों ने इसको माइक्रोस्फीयर बोला, कईयों ने इसको वेजाइकल्स बोला। तो ये सारी चीजें क्या थी अपन कहेंगे। अब कॉमन सेंस वाली बात है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड जब ये बनेंगे तो अब फिर क्या होगा? ये आपस में नजदीक आके मिलेंगे। तो अपन कहेंगे साहब ये मामला हो गया। अब इसके बाद में बने इयोबायोंट। पूछा कि इयोबायोंट में क्या हुआ? तो दोस्तों क्या हुआ कि यहां पे न्यूक्लिक एसिड भी बन गए, प्रोटीन भी बन गए। इसका मतलब न्यूक्लियो प्रोटीन जो थी, इस न्यूक्लियो प्रोटीन के अंदर दोस्तों रेप्लिकेशन की कैपेसिटी आ गई। म्यूटेशन से हर चीज का आंसर म्यूटेशन। तो यहां पे जो न्यूक्लियो प्रोटीन बनी, इसमें म्यूटेशन हुआ और इसमें रेप्लिकेशन की कैपेसिटी आ गई। और जो ही रेप्लिकेशन की कैपेसिटी आ गई, इसका मतलब लाइफ की फर्स्ट सिग्नल यहां मिल गया था। प्रोटीन की नेचर होते हैं एंजाइमेटिक। केमिकल इवोल्यूशन तक जो प्रोटीन बनी थी उसमें एंजाइमेटिक नेचर नहीं थी, और यहां पे वो एंजाइमेटिक नेचर आ गई। वहां पे जो न्यूक्लिक एसिड बने उनमें रेप्लिकेशन की कैपेसिटी नहीं थी, वो यहां पे वो रेप्लिकेशन की कैपेसिटी आ गई। इसका मतलब अब मामला लाइफ की ओर चल रहा है। चल रहा है नहीं चल रहा है? तो मुझे ये बात बताओ कि ये जो कंटिन्यू मामला चल रहा है अभी तक का, वो कैसा है? प्रोग्रेसिव है या रिट्रोग्रेसिव? अपन कहेंगे साहब ये प्रोग्रेसिव है। तो इट इज प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन। दोस्तों जो ही प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन चल रहा था, उस समय कुछ न्यूक्लियो प्रोटीन वापस जाकर के इनएक्टिव हो गई। कैसी हो गई भाई? इनएक्टिव। अपन कहेंगे साहब इनएक्टिव कैसे हो गई? मामला तो एक्टिवेशन की तरफ चल रहा था, तो कुछ जाकर के इनएक्टिव हो गई। इन्हें वायरस बोला गया। इसका मतलब ये इवोल्यूशन कैसा हो गया दोस्तों? इट इज रिट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन। तो रिट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन तुम्हें पूछे कि साहब क्या होता है? अपन कहेंगे साहब रिट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन के अंदर ये वायरस किसी के एग्जांपल होते हैं। और रिट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन ये होता है कि साहब वापस जो मामला कंटिन्यू एक्टिविटी की तरफ चल रहा था वो वापस इनएक्टिव हो गया। और उस समय यह पता चला कि एक ऐसा मॉलिक्यूल बना है जिसमें दो दो मतलब जो कि कंपोनेंट्स हैं, जिसमें दो फंक्शनिंग है। एक तो उसमें रेप्लिकेशन की कैपेसिटी है, दूसरी उसमें एंजाइमेटिक कैपेसिटी है, और उसका नाम था आरएनए। आरएनए तुम देखो, डीएनए तो सबसे लेटेस्ट होता है, जेनेटिक मटेरियल डीएनए इज लेटेस्ट। तो पुराना क्या होगा? आरएनए। और तुम जानते हो कि सारे एंजाइम्स की नेचर प्रोटीन होती है एक्सेप्ट राइबोजाइम, ये आरएनए नेचर का होता है। तो इन्होंने कहा कि एक ऐसा मॉलिक्यूल मिला है जिसके अंदर दो दो चीजें थी, रेप्लिकेशन भी कर रहा था और एंजाइमेटिक एक्टिविटी थी, इसलिए उसको नाम दिया गया उस टाइम को आरएनए वर्ल्ड। इसको आरएनए वर्ल्ड बोला गया। और एक साइंटिस्ट था डॉक्टर हरगोविंद खुराना। ये हरगोविंद खुराना जो था, इस हरगोविंद खुराना ने दोस्तों 77 न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ आरएनए अपनी लैब में बना दिया। इसने कहा यार ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर दो दो कैपेसिटी है, तो इसने कहा कि साहब तो आरएनए। तो इसने क्या किया? 77 न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ आरएनए अपने लैब में बना दिया उसने, इसलिए इसको नोबेल प्राइज भी दिया गया था। तो दोस्तों अपन ये कहेंगे कि साहब यहां तक का मामला जो है वो यहां इसको अपन बोला गया इयोबायोंट। ये इयोबायोंट्स थे। इसको अपन कह सकते हैं कि साहब फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ ये लगभग यहां बन गई थी। अब दोस्तों क्या था कि ये जो भी लाइफ के फॉर्म्स बनी थी, ये न्यूक्लियो प्रोटीन वगैरह ये सारे थे, इन्होंने अपने आप को थोड़ा सुसज्जित किया और सुसज्जित करके एक सेल जैसे कंपोनेंट में अपने आप को तैयार कर लिया। लेकिन इस सेल के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वगैरह एब्सेंट थे, मतलब इतना व्यवस्थित मामला नहीं था, और इसे बोला गया प्रोकैरियोट। कि साहब ये प्रोकैरियोट ऐसे बन गए। इसका मतलब प्रोकैरियोट तो फर्स्ट सेल थी, लेकिन ये फर्स्ट सेल तो थी, लेकिन ये इसका मतलब ये ऑर्गेनिज्म था एक तरह का। तो ये ऑर्गेनिज्म दोस्तों सबसे पहले जो ऑर्गेनिज्म थे ये एनाएरोबिक टाइप के थे। और ये किस टाइप के थे? तो याद रखना है कि ये कीमो हीटेरोट्रोप्स थे। कैसे थे भाई? कीमो हीटेरोट्रोप्स। इसका मतलब ये हो गया कि साहब ये दूसरों पर डिपेंड करते थे फूड के लिए, ये खुद फूड बना नहीं पाते थे। अब एक बात सोचो, आज लेटेस्ट के अंदर क्या होता है कि प्लांट वगैरह एनिमल्स वगैरह खुद फूड बना रहे हैं, प्लांट वगैरह बना रहे नहीं बना रहे, इसका मतलब पुराने वाले खुद नहीं बना पाएंगे। तो ये दोस्तों कैसे थे? ये कीमो हीटेरोट्रोप थे। इन कीमो हीटेरोट्रोप से कीमो ओटोट्रोप बने। ये ऑर्गेनिक मटेरियल जो था उसको डिग्रेड करके फूड बनाते थे। और इस कीमो ओटोट्रोप से दोस्तों फोटो ओटोट्रोप बने। क्या बने? फोटो। इन्होंने लाइट यूज करना शुरू किया। अब पूछे साहब इन्होंने लाइट यूज कैसे की? अपन कहेंगे साहब ये क्या करते थे कि CO2 होती थी,
उस CO2 से रिएक्शन करती थी H2S, किसकी प्रेजेंट में दोस्तों, लाइट की प्रेजेंस में, और ग्लूकोज बन जाता था C6H12O6, लेकिन प्लस सल्फर रिलीज होती थी। मतलब इनसे ऑक्सीजन रिलीज नहीं होती थी, सल्फर रिलीज होती थी। तो सबसे पहले जिन्होंने फोटोसिंथेसिस किया था, जिन्होंने, आपको ये पूछ ले कि साहब सबसे पहले जिन्होंने फोटोसिंथेसिस किया था, और वो ये पूछ ले तुम्हें कि साहब ये बताओ वो कौन थे, तो अपन कहेंगे साहब सल्फर बैक्टीरिया। समझ आ गया ना, ये सल्फर बैक्टीरिया थे, क्योंकि लेटेस्ट वाले क्या हैं, ऑक्सीजन रिलीज करने वाले हैं, तो लेटेस्ट वाले होंगे ऑक्सीजन रिलीज करने वाले, पुराने वाले तो सल्फर वाले होंगे। आप ये देखो कि लेटेस्ट क्या है, तो पुराना अपने आप बढ़ता जाएगा। तो सबसे पहले जो फोटोसिंथेसिस स्टार्ट किया इन्होंने, किसने किया, सल्फर बैक्टीरिया ने, लेकिन ये ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते थे। बाद में दोस्तों आए जो ऑक्सीजन रिलीज करने वाले थे, वो CO2 से H2S की जगह H2O यूज करते थे, और लाइट की प्रेजेंट में वो दोस्तों ग्लूकोज बनाते थे, और साथ में ऑक्सीजन रिलीज होती थी। और पूछे ये कौन थे, ब्लू ग्रीन एल्गी और साइनोबैक्टीरिया। तो साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी जो थी, ये फोटोसिंथेसिस करने वाले थे। सबसे पहले ऑक्सीजन इन्होंने रिलीज करी, और जो ही ऑक्सीजन रिलीज हुई, ऑक्सीजन ने 3 काम ताबड़तोड़ कर डाले। जो ही ऑक्सीजन रिलीज हुई, ऑक्सीजन ने 3 काम कर दिए। जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स थे उनको तोड़ना शुरू कर दिया, जैसे कि अपन कहेंगे साहब मान लो कि ये मेथेन है, इस मेथेन को तोड़ना शुरू कर दिया और CO2 H2O बना दिया। इसका मतलब एक तो ये काम किया। दूसरा, ऑक्सीजन ने आपस में ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ओजोन बना डाली। और तीसरा दोस्तों, जो वो रिड्यूसिंग टाइप का क्लाइमेट जो है वो ऑक्सीडाइजिंग टाइप का हो गया। ये इतने बड़े बड़े काम ऑक्सीजन ने कर दिए, और उसे बोला गया ऑक्सीजन रिवॉल्यूशन। क्या बोलते रहे, ऑक्सीजन रिवॉल्यूशन, की ऑक्सीजन ने जो ही ये काम किए, ऑक्सीजन रिवॉल्यूशन आ गए। फिर इस सेल ने अपने आप को बहुत तगड़ा सिस्टमेटिक किया। किसने भाई, अपन कहेंगे साहब प्रोकैरियोट ने, और सिस्टमेटिक करते ही एक नई सेल बन गई जिसको बोला गया यूकैरियोट। यूकैरियोट एक वेल सेटल्ड सेट थे। डार्विन ने एक बात बताई, इन्होंने कहा कि साहब इवोल्यूशन के अंदर आप जो जो आगे बढ़ते रहोगे चीजें चेंज होती जाएगी। इसका मतलब इवोल्यूशन को अगर एक लाइन में बताएं तो इसने ये बताया कि वो होता है दोस्तों डिसेंड विथ मॉडिफिकेशन। आप जो जो आगे चलोगे त्यों त्यों चीजें मॉडिफाई होती रहेगी। तो इन्होंने ये बताया कि डिसेंड विथ मॉडिफिकेशन, और इन्होंने ये भी बताया कि साहब यूनिट ऑफ इवोल्यूशन इज पॉपुलेशन। इवोल्यूशन किसका होता है, पूरी पॉपुलेशन का होता है। तो इन्होंने कहा कि यूनिट ऑफ इवोल्यूशन इज पॉपुलेशन। समझ आ गया ना। तो याद रखना है कि साहब ये पूछे ब्रह्मांड या यूनिवर्स कब बना है, तो ये 15 to 20 बिलियन ईयर बिफोर। फिर इसके बाद में अर्थ कब बनी थी, 4.6 बिलियन ईयर बिफोर। और ये पूछ ले साहब प्रोकैरियोट या यूकैरियोट की बात करें, यूकैरियोट बने 1.5 बिलियन ईयर बिफोर, और प्रोकैरियोट का बने 2 बिलियन ईयर बिफोर। तो ये कंटिन्यू एक सिस्टम है जो चलता है। तो अपना फर्स्ट हेडिंग ये पूरा हो गया दोस्तों, जिसका नाम था ओरिजिन ऑफ लाइफ।